तो आइटम राइटिंग है ना, आइटम राइटिंग मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ आइटम। तो एज पर बीन एक विद्वान है, वो कहते हैं कि आइटम रिफर्स टू ए सिंगल टास्क और क्वेश्चन दैट यूजुअली कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी स्मॉलर यूनिट। सो आइटम जो है टेस्ट का स्केल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, एक टास्क होता है, क्वेश्चन होता है, या जो भी उसको कहो, ठीक है, तो उसको आइटम कहते हैं। और विद इन द फील्ड ऑफ टेस्ट डेवलपमेंट द टास्क एंड और क्वेश्चन दैट आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस आर रिफर्ड टू एज आइटम्स and the range techniques involved in preparing those items are collectively referred to as item writing। तो आइटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है टेस्ट का स्केल का, जिससे कि हम रिस्पॉन्स ले पाते हैं पार्टिसिपेंट के, और उनका कलेक्टिव जो एक सेट है उसको आइटम, जो कलेक्टिवली जो प्रिपेयरिंग प्रोसेस है, जो टेक्निक है, उसको आइटम राइटिंग कहते हैं। तो आइटम लिखने की जो टेक्निक है, एक प्रोसेस है, ठीक है, वो आइटम राइटिंग कहलाता है। अभी कोई बहुत बड़ी ऐसी बात तो नहीं है कि उसको कोई विशेष रूप से समझाना हो। आइटम है स्मॉलेस्ट यूनिट है जो टेस्ट में स्केल में होती है, जो स्केल में स्केलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, रिस्पॉन्स प्राप्त करने के लिए होता है। तो उनके ही जो लिखने की टेक्निक है वो आइटम राइटिंग है। अब साइंटिफिक फॉर्म में किस तरीके से लिखना होता है, क्या उसके टाइप्स हैं, उसकी बात है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ आइटम की जो बात है उसमें है ऐसे आइटम, ठीक है, सबसे पहला हो गया ऐसे टाइप आइटम, इसको निबंधात्मक एकांश कहते हैं, ठीक है। इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मैंने पहले कहा था, डिस्कस किया था, जैसे एक ओपन एंडेड आइटम्स होते हैं, जैसे जुंग के थे और फ्राइड साहब की जो थी, वो इस रूप में ज़्यादा रिस्पॉन्स लेते थे। जैसे TAT है, रोड साक है, रोड साक को तो नहीं कह, उतना नहीं कह सकते, लेकिन TAT को कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कहानी लिखता है आदमी, है ना। और ओपन एंडेड आइटम होते हैं, जैसे आप आज कैसा फील कर रहे हो, अब वो अपने बारे में लिखेगा, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, है ना। तो एक ऐसे टाइप आइटम है, उसको कैसे बनाओगे? अब जिस भी आप कॉन्सेप्ट का मेजरमेंट करना चाहते हो उस रूप में उसको उसके आइटम्स लिख लोगे, ठीक है, वो ऐसे टाइप आइटम हो जाएगा। और दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव आइटम, वस्तुनिष्ठ एकांश, जो ज़्यादातर होते हैं आजकल क्वेश्चन एड्स में, जिसमें 5 पॉइंट स्केल होते हैं, या 10 वाले हो सकते हैं, 1 से लेकर 10, ज़्यादातर 5 में होते हैं, 4 में होते हैं, ठीक है, या हाँ या ना में होते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम होते हैं, तो ठीक है, इसको कोई समझने में दिक्कत तो है नहीं, है ना। तो गुड टेस्ट आइटम मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मीनिंग की बात हो गई और उसके टाइप्स की बात हो गई, एक जनरल टाइप्स हैं, ठीक है। अब तो इसके जो विशेषताएं वो क्या है, एक अच्छे आइटम की क्या विशेषता होती है? तो सबसे पहले होना चाहिए कि वो क्लियर होना चाहिए, समझ में आने लायक होना चाहिए, ठीक है, क्लियरिटी इन मीनिंग, समझने में क्लियरिटी हो जिस आइटम में। जिस भी आप पॉपुलेशन के ऊपर भरवा रहे हो, या जिस भी टारगेट पॉपुलेशन है, सैंपल है, ठीक है, उसको समझ पाओ आप, क्लियरिटी हो, स्पष्टता हो, ठीक है, अर्थों की स्पष्टता होनी चाहिए। कई पुराने स्केल्स ऐसे हैं, मैंने भी भरवाया था, है ना, उसमें क्या हो जाता है कि उल्टा हो जाता है, पूरे स्केल, एक आइटम, खराब आइटम पूरा ही आपके जो 50 आइटम है उसको प्रभावित कर देता है, ठीक है। आपने एक पॉजिटिव आइटम है उसको रिवर्स आइटम बना दिया तो पूरा खेल खराब हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे कोई मेंटल हेल्थ का स्केल बना रहे हो, आप उसमें हायर स्कोर को हायर डिसऑर्डर मानते हो, जिसको ज़्यादा स्कोर आया मेंटल हेल्थ में, जो स्केल आपने डेवलप किया है उसको उतना पुअर मेंटल हेल्थ आप मानते हो। अब एक भी आइटम आप पॉजिटिवली लिख दोगे या उल्टे तरीके से लिख दोगे तो पूरा उसको प्रभावित कर देगा, ठीक है। तो क्लियरिटी मीनिंग होनी चाहिए, आदमी को समझ में आनी चाहिए बात, जो भी रिस्पॉन्स कर रहा है उसको समझ में आ जाए बात, ठीक। और क्लियरिटी इन रीडिंग, अर्थों में भी हो, समझने में भी हो, एक सामान्य भाषा होनी चाहिए जो एक सामान्य व्यक्ति को समझ में आ जाए। या जिस भी आप टारगेट पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च किया आपने, जो जैसे आप स्टूडेंट्स के ऊपर किया, सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के ऊपर किया, तो इस टाइप का हो जो उनसे जुड़ा हो, जो उनको समझ में आ पाए, ऐसी टाइप की वर्डिंग हो, या एक सामान्य वर्डिंग हो जो डेली लाइफ में आदमी यूज करता है, समझ पाए, ठीक है। तो क्लियरिटी इन रीडिंग भी होना चाहिए, मीनिंग भी होना चाहिए, और नॉट टू ईजी होना चाहिए और नॉट टू डिफिकल्ट होना चाहिए। ना इतना ईजी हो कि भाई कोई भी उसको रिस्पॉन्ड कर ले रहा है, यहाँ पर इस अर्थ में जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें, इतना ईजी ना हो कि हर कोई हल कर लेगा, और इतना डिफिकल्ट ना हो कोई भी हल नहीं कर पाएगा। हर कोई हल कर देगा तो उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, होगा ही नहीं, लेबलिंग नहीं हो पाएगी। और इतना डिफिकल्ट होगा कोई हल नहीं कर पाए तो उसमें भी क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो
तो एक मिड लेवल पर होना चाहिए, ठीक है। और क्या लेवल होती है, क्या इंडेक्स होती है, बाद में बात करेंगे भाई कितना लेवल पर होना चाहिए आइटम डिफिकल्टी, है ना, वो एक अलग है मैटर। और डजंट इनकरेज गेस वर्क, ऐसा हो कि भाई गैस ना कर पाए आदमी। जैसे कोई एग्जाम ऐसे होते हैं ना, जैसे एक सीक्वेंस में बने होते हैं आंसर्स, आप पहले का दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर आदमी गैस करेगा भाई इसका पहला होगा, इस तरीके से। ऐसे गैस नहीं होना चाहिए। या एक वीक आइटम, वीक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें वीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई आंसर हम चाहते हैं तो उसकी 4 जो ऑप्शन आप दोगे, जो 5 दोगे, जो भी ऑप्शन दोगे उसके साथ वो भी एक स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई नहीं कि वो वीक लग रहे हैं, आदमी गैस कर ले रहा, चाहिए थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है तो ये आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गैस वर्क का उसमें संभावना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आदमी जो भी रिस्पॉन्ड करे अपना रियल करे, ठीक है, उसमें एरर ना आए। इसलिए तो रिसर्च जो होते हैं उसमें उतने समय व्यतीत होता है, अपना धन भी खर्च होता है, तो उसको भी बर्बादी न हो, इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च भी किया जाता है। सारी बात, ये भी एक रिसर्च ही है। आप एक टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हो तो एक प्रकार का भी रिसर्च होता है, इसको भी आदमी रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी आप लोग पब्लिकेशन कर देते हैं, ये भी एक रिसर्च ही तो है। हमने रिसर्च किया, उस प्रकार से एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो आप, नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हो, ठीक है। और गेट टू द पॉइंट, और जो है बात टू द पॉइंट होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट से जुड़ी, इस कॉन्सेप्ट से ही जुड़ी होनी चाहिए। आप इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो तो इंटेलिजेंस से ही डायरेक्ट रिलेट होनी चाहिए वो बात, ठीक है। तो ये है अच्छे आइटम की विशेषताएं वाली बात है, ठीक है। ऐसा कोई सिलेबस में तो आपके है नहीं, लेकिन इससे जुड़ी हुई बात है। आप इसके अर्थ में ही इसको लिख सकते हो, आइटम राइटिंग के अर्थ में ही इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए, ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट में करें बात तो जनरल गाइडलाइंस फॉर आइटम राइटिंग, ठीक है, कि आइटम राइटिंग के लिए क्या गाइडलाइंस हैं। एक तो मैंने बात कर ली क्या विशेषताएं हैं, अब लिखने में क्या ध्यान रखना है आपको। अब वो विशेषताएं हैं, वही बात इसमें है, इसी में थोड़ा और खोल के कही है, कोई विशेष बात तो है नहीं। तो गाइडलाइंस जो है आइटम राइटिंग के लिए, सबसे पहले है कि जो टेस्ट का कंस्ट्रक्टर है वो क्या क्या बातें ध्यान रखता है, उस रूप में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो study.com से ही लिया हुआ है ऑनलाइन मैंने, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो। तो ही अवॉइड्स यूजिंग नॉन फंक्शनल वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स को अवॉइड करता है जो टेस्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और वर्ड्स दैट मेक नो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट चॉइस ऑफ ए रिस्पॉन्स, तो ऐसे वर्ड्स जो जिनका उससे संबंध कम है उनको हटा देना, ये काम होता है, ठीक है। आइटम एनालिसिस में, आइटम राइटिंग जब आप करते हो तो मूलभूत बात है, इस टाइप के वर्ड्स पहले तो आपने लिख लिया, आप 50 आइटम बनाना चाहते हो, आपने 60-70 आइटम लिख लिए, फिर आप उसमें छांट लेते हो सीधे सीधे एक सरसरे तौर पे कि भाई जो फंक्शन नहीं लग रहा है इसको हटा दो, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि इससे जुड़ा नहीं है, थोड़ा अजीब सा है या कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, उसको हटा दिया आपने, ठीक है। तो इस नॉन फंक्शनल वर्ड्स को हटा दिया जाता है, आइटम राइटिंग का ही पार्ट है, ठीक है। फिर आइटम एनालिसिस में थोड़ा मैथमेटिकल बात है, उसमें आप फिर हर आइटम का एनालिसिस करते हो, देखते हो इसका इस वाले रिस्पॉन्डेंट के साथ कितना इसमें डिफिकल्टी लेवल है या क्या है, उस ढंग से आइटम को रखते हो। थोड़ा साइंटिफिक मैथमेटिकल मेथड है ये, एक आप अपने स्तर से करते हो। जब आप आइटम लिखते हो अपने ढंग से इसको हटा सकते हो, जोड़ सकते हो, जो भी करना है उसके लिए गाइडलाइंस हैं, ठीक है। और दूसरा, he writes item that are adaptable to the level of understanding of different types of respondents, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्डेंट्स से भी जुड़ी हो बात, कोई व्यक्ति किसी कल्चर से हो सकता है, कोई आदमी किसी बैकग्राउंड से हो सकता है, किसी का एजुकेशन लेवल कुछ हो सकता है। तो रिस्पॉन्डेंट्स, हर प्रकार के रिस्पॉन्डेंट्स के लिए वो अनुकूलित हो, इसलिए कह रहे हैं अडाप्टेबल हो, कि हर प्रकार का रिस्पॉन्डेंट्स को कर पाए। एक बहुत ही ज़्यादा कोई हायर एजुकेटेड आदमी है या बिल्कुल एक सामान्य जो साक्षर व्यक्ति है वो भी उसको कर पाए, इस ढंग से आइटम लिखा होना चाहिए, उसका वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल होना चाहिए, लैंग्वेज उसकी क्लियर होनी चाहिए, जो हमने बात पिछले वाले में की, ठीक है। और ही अवॉइड्स यूजिंग स्टीरियोटाइप्स आइटम्स, और ऐसे आइटम नहीं लिखने हैं जो बिल्कुल बायस्ड हैं, ठीक है, रूढ़िवाद वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। आप जेंडर की बात न करो, कुछ ऐसी बात न करो जिसमें उसका पर्सनल बायस्डनेस आ जाए, जातिवाद की बात करोगे आ सकता है, धर्म की बात करोगे आदमी बायस्ड हो सकता है। तो इस प्रकार के आइटम से बचना होता है, इस प्रकार के वर्ड्स उसमें नहीं डालने चाहिए कि जिससे कि उसमें रूढ़िवादिता या कुछ ऐसी पर्सनल भावना आए, बायस्डनेस आ जाए, ऐसी बात से बचना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है कि ही अवॉइड्स आइटम दैट प्रोवाइड इररिलेवेंट क्लूज,
ऐसे क्लू भी ना दिखे उसको। आइटम राइटिंग में ऐसे किसी बात से कोई कंसेप्ट अपना जोड़ ले, कहीं क्लू में उसकी पुरानी भावनाओं से जोड़ ले। बचपन से हम बहुत सी बात ऐसी पढ़ते आते हैं जिससे हम रिलेट कर लेते हैं, तो इस टाइप का ना हो, कुछ नयापन फील होना चाहिए, एक यूनिकनेस होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। बहुत सी बातों को कंसिडर करते हुए चलना चाहिए। ऐसा क्लू ना दिखे कि आदमी उस क्लू के आधार पर कोई आंसर दे देता हो, ठीक है। तो इस प्रकार के क्लूज से भी बचना चाहिए। निरर्थक क्लूज जो होते हैं, ठीक, इररिलेवेंट है, जो उससे जोड़ नहीं रहा लेकिन आपकी जिसको आप मेजर करना चाहते हैं उसकी दिशा को भटका देता है, इस टाइप की बात नहीं होनी चाहिए। सच एज आइटम्स विद द सेम ऑर्डर ऑफ द करेक्ट आंसर, ठीक है, इस प्रकार के सेम ऑर्डर ना हो। जैसे आपने पहले का दूसरा है तो हर किसी में पहले का दूसरा है, तीसरा, ज़्यादातर ये आप सही आंसर उसमें कर दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। करें फ्लक्चुएशन होना चाहिए, जैसे नेट के एग्जाम में और भी एग्जाम्स में होता है। आप गैस बहुत कम उसमें संभावना होती है आप गैस कर पाओ, गैस कर ही नहीं सकता कोई, ठीक है। कोई तुक्का मार के सोचे कि मैं पास हो जाऊं, उसमें बहुत कम संभावना होती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो बना होना चाहिए। ये अवर्ड्स आइटम दैट कैन बी आंसर्ड ओनली बाय रेफरिंग टू अदर आइटम, ठीक है। और ऐसा नहीं एक दूसरे से जुड़े हुए भी नहीं होने चाहिए कि इसके आधार पर दूसरे का आप सेम टू सेम आंसर दे देते। स्टेटमेंट्स होने चाहिए, यूनिकनेस भी होनी चाहिए, लेकिन मेजर भी उसको करता हो जिसको हमने मेजर करना है। तो सारी बातों को ध्यान रखते हुए आइटम राइटिंग की प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एक तो हमने विशेषताओं की बात कर ली और लिखते टाइम भी उनका ध्यान रखना है, किस तरीके से रखना है, क्या है, सब बात इसके अंदर होती है, ठीक है। मीनिंग की बात कर ली, भाई मीनिंग क्या है, आइटम क्या है बताओ। पद कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। पद क्या होता है? पद जो होता है स्केल का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है, जो मेजर करने का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो स्केल डेवलपमेंट में हम मेजर करना चाहते हैं उस कॉन्सेप्ट को मेजरमेंट करने का स्मॉलेस्ट यूनिट है, या स्टेटमेंट है, या क्वेश्चन है, जो भी कह लो उसको, ठीक है। तो बात आ गई कि मेथड ऑफ स्कोरिंग क्या है। सब चीज करोगे तो स्कोरिंग मेथड भी आपने बनाना होगा, ठीक है। आइटम लिखोगे तो उसको स्कोर कैसे करना है ये भी आपने आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। आंसर की बनाना होता है, अगर थ्योरेटिकल टाइप का आंसर है, ठीक है, ऐसे टाइप का आंसर है तो उसका रूब्रिक्स बनाने होते हैं। ये सब बात उसमें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो आइटम हो गया, आइटम की मीनिंग हो गई, उसके टाइप्स की बात हो गई, ऑब्जेक्टिव ऐसे टाइप्स हो गया, ठीक है। उसमें क्या गाइडलाइंस हैं, क्या बातें हैं जो आइटम राइटिंग में ध्यान रखनी होती है, ये बात हो गई, ठीक है। तो मेथड ऑफ स्कोरिंग, आइटम लिखोगे तो उसकी स्कोरिंग मेथड भी आपने साथ साथ बनाती रहनी होगी, तब जाके आप आइटम एनालिसिस की ओर बढ़ोगे, ठीक है। आइटम एनालिसिस नेक्स्ट बात है, इसको बाद अभी करते हैं, ठीक है। तो प्रिपेयरिंग आंसर कीज एंड रूब्रिक्स, ठीक है। आंसर की तो होती है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, और ऐसे टाइप आइटम्स के लिए क्या होती हैं, रूब्रिक्स होता है, ठीक। उसका भी कुछ ना कुछ आप बनाओगे ना कि भाई इस प्रकार का आंसर है, तो इसका मतलब ये है, ये नहीं कि ऐसे कुछ भी लिख दिया। इसका मतलब जैसे टीएटी में बहुत सी बातें होती हैं, उसमें कीज होते हैं। आदमी अगर इस दिशा में आंसर दे रहा है, कलेक्टिव बात कर रहा है, ग्रुप में रहने की बात कर रहा है तो उसका मीनिंग ये है, अकेलेपन की बात कर रहा है तो उसका मीनिंग ये है, ठीक है। टीएटी का आप पढ़ोगे ना की, तो उससे सब समझ में आएगा कि भाई जो ऐसे टाइप आइटम होते हैं, ऐसे टाइप आंसरिंग होती है, उसको कैसे किया जाता है। आप मिलिट्री वगैरह में जो एनडी वगैरह का सिलेक्शन होता है उसमें टीएटी के आधार पर ही बहुतों को बाहर कर देते हैं, क्योंकि उसमें कहानी लिखनी होती है दूसरे ढंग से, उसमें फिर उसकी मेंटलिटी समझ में आती है कि व्यक्ति किस टाइप का है, रक्षात्मक प्रवृत्ति है कि नहीं है, अकेले में रहना कैसा पसंद है, ईमानदार है कि नहीं है, बहुत सी बातें उसमें मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो रूब्रिक्स और आंसर की हो गया ऑब्जेक्टिव आइटम के लिए, और ऐसे टाइप आइटम्स के लिए हो गया रूब्रिक्स का, ठीक है। ये सब बातें जो आप नोट डाउन करनी होती है, ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो अलॉन्ग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट देयर इज ए नीड ऑफ प्रिपेयरिंग एन आंसर की फॉर मल्टीपल चॉइस आइटम्स, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस आइटम्स के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप्स आइटम जो होते हैं उनके लिए एक आंसर की आपने बनानी होती है, प्रिपेयर करना होता है। और रूब्रिक्स होते हैं सब्जेक्टिव आंसर्स टू मेक स्कोरिंग मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल, ठीक है। तो सब्जेक्टिव आंसर के लिए, ऐसे टाइप आइटम्स के लिए रूब्रिक्स बनाने होते हैं, ठीक है। द आंसर की प्रोवाइडेड द करेक्ट आंसर फॉर ऑफ मल्टीपल चॉइस आइटम्स, whereas rubrics provide the basic basis for scoring the essay type test, ठीक है। तो उसका भी बेसिस उससे पता चल जाता है इन दोनों ही बातों से, इसको कोई बहुत ऐसे समझाने वाली बात नहीं, सामान्य बात है। द rubric break down the answer of subjective items into different components and provides guidelines to provide marks for each component। तो rubrics क्या करता है, आंसर को ब्रेक डाउन करता है डिफरेंट कंपोनेंट में।
आपने जो भी आंसर दिया है उसको डिफरेंट कंपोनेंट बनाएगा, उस हिसाब से उसको बांटेगा जिस हिसाब से आपने पूर्व कल्पना बनाई है, अपना रिब्रिक बनाया, ठीक है। और फिर उससे क्या होगा, एक गाइडलाइन मिलेगा आपको कि आप हर कंपोनेंट को कैसे मार्क देते हो, ठीक है। जो आंसर उन्होंने दिया सब्जेक्टिव, आपको आप कहेंगे आज कैसा फील कर रहे, उसमें उन्होंने एक पूरा पैराग्राफ लिख दिया, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं घर से आया, ये सब बातें है ना। तो आप उन कंपोनेंट में बांटोगे और रिब्रिक्स के आधार पर उसको आंसर दे दोगे। ऐसे टाइप आप टीएटी वगैरह कभी कराओगे, कुछ इस टाइप का क्वालिटेटिव रिसर्च करोगे तो उसमें आगे देखोगे, ठीक है। It is a plan or scheme for providing certain marks to the answer against specific criteria prepared before the test is administered. तो आंसर की मेथड ऑफ स्कोरिंग में ये सब रहता है, ठीक है। तो स्कोरिंग द टेस्ट को कैसे स्कोर करना है, फॉलोइंग द आंसर की रूब्रिक, द नेक्स्ट स्टेप इज टू स्कोर ईच आइटम अगेंस्ट द रूब्रिक क्राइटेरिया एंड कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच पार्टिसिपेंट। इसके बाद जो मार्क्स, इसके आधार पर जो आपने आंसर की बनाई है, जो रूब्रिक्स बनाए हैं, उसके आधार पर आपके पास नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो उनको स्कोर करके फिर आगे आइटम एनालिसिस की प्रक्रिया फिर चलती है, ठीक है। तो इन दिस स्टेप द एग्जामिनर शुड बी केयरफुल इन मार्किंग ईच आइटम, मेकिंग श्योर दैट ईच आइटम इज स्कोर्ड एक्यूरेटली, टेकिंग आउट of each of the scoring criteria. Equally important is to double check the total marks and make sure no answers are left unscored. तो ये भी क्लियर करना होता है जब आप क्वेश्चनर भराते हो, इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, कोई भी आप आंसर न छोड़े, है ना। एक भी आंसर की अगर वो छोड़ देता है तो वो क्वेश्चनर ही बेकार हो जाता है। 50 लोग भी आपने किया है, एक भी छोड़ेगा तो फिर 49 रह गए, तो फायदा नहीं होता उसका। तो आपने चेक करना होता है कि उसने कोई आंसर ऐसा तो नहीं है जो अनस्कोर्ड छोड़ दिया है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है, और आपने मार्किंग करते टाइम आपने तो नहीं छोड़ा कुछ। तो ये बातें स्कोरिंग के टाइम में ध्यान रखनी होती है। जिस रूप में आपने स्कोर अपना की बनाया है उस रूप में आप मार्किंग करोगे, फिर जाके उसका एनालिसिस होगा आइटम का, भाई कितने लोगों ने सही आंसर दिया है, कितने लोगों ने गलत दिया है, और किस लेवल डिफिकल्टी लेवल को पर आइटम को पास करना चाहिए, रखना चाहिए, ठीक, ताकि सारे लोग भी ना कर पाएँ और मतलब ऐसा भी ना हो कि कोई भी ना, मतलब सभी लोग कर लें या कोई भी ना कर पाए, इस टाइप का ना हो, है ना। तो आइटम की डिफिकल्टी लेवल क्या रखना है और डिस्क्रिमिनेशन पावर उसकी देखनी है। एक तो डिफिकल्टी लेवल हो और ऐसा आइटम हो जो लोगों में भेद भी कर सकता हो। ये नहीं कि भाई आइटम बना दिया लेकिन सबको पर्सन टू पर्सन होकर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, तो वो कैसे चेक होता है, आगे है। आइटम एनालिसिस की दो बातें होती है, ठीक। एक दो आइटम डिफिकल्टी और आइटम डिस्क्रिमिनेशन, ये दो बातों को चेक करना होता है, ठीक। आइटम कौन सी डिफिकल्टी लेवल है इस आइटम का, कितने परसेंटेज लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं इस आइटम को, और डिस्क्रिमिनेशन पावर, ये होता है आइटम एनालिसिस का पार्ट, ठीक। आइटम राइटिंग में आप क्या करते हो, आइटम लिख देते हो, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम है तो ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम बना लेते हो, ऐसे टाइप आइटम है तो ऐसे टाइप आइटम बना लेते हो, ऐसे टाइप आइटम है तो उनकी रिब्रिक्स बना लेते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम से उनकी आंसर की बना लेते हो, उस आधार पर स्कोर करते हो। फिर आगे का प्रोसीजर आता है आपका आइटम एनालिसिस का। जितने भी आपने आइटम बनाए हैं, एक एक आइटम का अलग अलग एनालिसिस करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आइटम वीक है, खराब है, या इसका प्रभाव है या नहीं है, उसको हटा देते हो, अच्छा है तो उसको रख लेते हो। ये सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आइटम एनालिसिस आ जाता है अगला, ठीक है। तो आइटम एनालिसिस यही है। आइटम एनालिसिस कुछ ऐसी बहुत बड़ी ऐसी प्रक्रिया नहीं है। आइटम एनालिसिस स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, या तो आइटम को सेलेक्ट और रिजेक्ट करने के लिए इस टेक्निक को यूज किया जाता है। आप इसलिए उसको रखते हो, या तो आइटम आपका ठीक है तो उसको रखा, नहीं तो उसको हटा दिया, इसीलिए आइटम एनालिसिस किया जाता है। तो आइटम एनालिसिस के मेजर 3 ही काम होते हैं, या तो आइटम को सेलेक्ट करने के लिए, या रिजेक्ट करने के लिए, या उसको मॉडिफाई करने के लिए। आइटम एनालिसिस की 3 प्रक्रिया, 3 उद्देश्य होते हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आइटम एनालिसिस ए प्रोसेस विच एग्जामाइंस स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज टू इंडिविजुअल टेस्ट। आइटम यानी कि क्वेश्चंस या जो भी उसके हैं वो होते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स, इन ऑर्डर टू असेस द क्वालिटी ऑफ दोज आइटम्स एंड ऑफ द टेस्ट एज ए होल, ठीक है। या तो उस आइटम की और एज ए होल अगर टेस्ट बन जाता है उसकी क्या प्रभावकारिता रहती है या क्या क्या इफेक्टिवनेस उसमें है, उस बात के लिए आइटम एनालिसिस प्रोसीजर को अप्लाई किया जाता है। आइटम एनालिसिस इज स्पेशली वैल्यूएबल इन इम्प्रूविंग आइटम्स विच विल बी यूज्ड अगेन इन लेटर टेस्ट।
but it can also be used to eliminate ambiguous or misleading items in a single test administration. In addition, item analysis is valuable for increasing instructors' skill in test construction and identify a specific area of course content which needs greater emphasis और clarity. ठीक है, आइटम एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम एग्जामाइन करते हैं किसी भी पार्टिसिपेंट के रिस्पॉन्सेस का, इंडिविजुअल टेस्ट आइटम्स का, इन ऑर्डर टू असेस द क्वालिटी ऑफ दोज आइटम्स ऑफ द टेस्ट एज ए होल. आइटम एनालिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी पार्टिसिपेंट का रिस्पॉन्स जो है उन क्वेश्चन के हैं उनका एनालिसिस करते हैं, उन आइटम्स का एनालिसिस करते हैं, क्या जानने के लिए कि भाई जो टेस्ट बना है उसकी क्या इफेक्टिवनेस है. अलग अलग आइटम तो आपने बनाए, ठीक है, अलग अलग आइटम तो हो सकते हैं आपने अच्छे बनाए, अच्छे छांटे, लेकिन जब आपने एक ग्रुप में बन गया, एक एज ए टेस्ट वो बन गया, तो उसकी क्या इफेक्टिवनेस है उसको जांच करने के लिए आइटमनेस की जरूरत, आइटम एनालिसिस की जरूरत होती है. ठीक है, आइटम अलग अलग तो प्रभावकारी हो सकता है, जरूर नहीं है भाई जो ग्रुप में आ जाए. कोई दो आइटम्स ऐसे हैं, दो बातें ऐसी हैं विरोधाभासी हैं, तो हो सकता है वो टेस्ट में प्रभाव कर रही हैं, आपके टेस्ट को प्रभावित करती हैं. ठीक है, अलग अलग तो हो सकता है आप किसी चीज को रिस्पॉन्ड करते हो ठीक से, लेकिन एक ही उसमें आ जाए, एक ही टेस्ट के अंदर आ जाए, एक ही उसमें बात में आ जाए, तो हो सकता है उसका कुछ नेगेटिव प्रभाव होता हो. तो इस बात के लिए भी आइटम एनालिसिस की जरूरत होती है. जो भी आइटम्स हैं अगर वो एज ए ग्रुप बन जाए, एज ए टेस्ट बन जाए, एक ही टेस्ट के अंदर आ जाए, तो उसकी क्या प्रभाव रहता है उसके लिए भी आइटम एनालिसिस की जांच की जरूरत होती है. तो आइटम एनालिसिस इज स्पेशली valuable in improving items which will be used again in later tests, but it can also be used to eliminate ambiguous or misleading item in a single test administration. Item analysis values for increasing instructor skills, skill के लिए जरूरी है इंस्ट्रक्टर के. Item analysis is likely something educators do both consciously or unconsciously on a regular basis. आइटम एनालिसिस और क्या है कि ग्रेडिंग लिटरली इन्वॉल्व्स स्टडिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज एंड पैटर्न ऑफ स्टूडेंट एरर्स वेदर टू पर्टिकुलर क्वेश्चन और पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. बट व्हेन द प्रोसेस इज फॉर्मलाइज्ड, इट आइटम एनालिसिस बिकम्स ए स्पेसिफिक मेथड थ्रू विच टेस्ट कैन बी इम्प्रूव्ड एंड एकेडमिक इंटीग्रिटी अपहेल्ड. ठीक है, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, एमफिल वाले, उनके भी ये सेमेस्टर में है, वो इस तरीके से बताते हैं. ठीक है, कि आइटम एनालिसिस की क्या आवश्यकता है. ठीक है, तो आइटम एनालिसिस की जो जरूरत होती है मूल रूप से तीन ही बातों के लिए होती है. ठीक है, नेक्स्ट में आप देखो उसमें तीन बातें लिखी हुई हैं. ठीक है, तो फंक्शंस पर्पज ऑफ आइटम एनालिसिस के लिए. ठीक है, तो आइटम एनालिसिस क्या है ये आप जान गए हो. आइटम एनालिसिस ऐसी प्रक्रिया है कि अच्छे आइटम को रखने की और गलत आइटम्स को हटाने की प्रक्रिया है आइटम एनालिसिस, सीधे सीधे अर्थ में. ठीक है, और आइटम एनालिसिस का काम क्या होता है? आइटम एनालिसिस के तीन काम होते हैं बस, जो यहाँ लिखे हुए हैं. ठीक है, पहला काम क्या है याद रख लो, सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट आइटम, अच्छा आइटम को रखने के लिए, और दूसरा रिजेक्टिंग द अप्रोप्रिएट आइटम्स, और जो भी उपयुक्त आइटम है, जो भी अनुपयुक्त है, इनअप्रोप्रिएट जो आइटम है उसको हटाने के लिए. ठीक है, और तीसरा मॉडिफिकेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द आइटम, और तीसरा है कि भाई आइटम अच्छा है लेकिन उसका थोड़ा उसका लिखाई जो है वो खराब है, तो उसको आप मॉडिफाई करके देखते हो कि भाई हाँ चलो अब इसका जो है इफेक्टिवनेस आ गई है इस आइटम में. ठीक है, तो आइटम एनालिसिस के उद्देश्य तीन हैं, और आइटम एनालिसिस के एनालिसिस मेथड भी तीन होते हैं मेजर रूप से. ठीक है, उद्देश्य भी तीन है. उद्देश्य क्या क्या है बताओ बताओ. ठीक, और काम आइटम एनालिसिस की तीन मेथड होते हैं, और नेक्स्ट में देख लो आप क्या क्या है. ठीक है, क्या क्या है? आइटम डिफिकल्टी है. ठीक है, आइटम डिस्क्रिमिनेशन और आइटम डिस्ट्रैक्टर्स, लेकिन मूल रूप से दो होते हैं. ठीक, आइटम डिफिकल्टी और डिस्क्रिमिनेशन. ठीक, इसकी आप जांच करनी होती है. तीसरा आइटम डिस्ट्रैक्टर को भी ले सकते हैं, लेकिन मूल जब यहाँ बात आएगी कि आइटम एनालिसिस क्या है, तो आइटम एनालिसिस ये प्रक्रिया है जिसमें हम अच्छे आइटम को सेलेक्ट करते हैं, खराब आइटम को रिजेक्ट करते हैं. किसके माध्यम से? आइटम डिफिकल्टी और आइटम डिस्क्रिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से. ठीक है, आइटम डिफिकल्टी और आइटम डिस्क्रिमिनेशन की टेक्निक के माध्यम से आइटम को सेलेक्ट करने और रिजेक्ट करने की प्रक्रिया. आइटम डिस्ट्रक्टर का भी रोल होता है. ठीक है,
आइटम डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं कि जो सही आइटम है गैस वर्क को हटाने के लिए होते हैं। स्ट्रक्चर जितना पावरफुल होगा उतना गैस वर्क नहीं हो पाएगा। जैसे आपके 5 ऑप्शन है, आपने इंटेलिजेंस का कोई टेस्ट बनाया है, ठीक है, उसके 5 ऑप्शन आपने दिए हैं, 5 में से एक ही तो सही होगा ना। अब लेकिन जो सही है उसके साथ वाले जो आइटम अगर वीक हैं, आदमी गैस से बता देगा ये सही है, तो साथ वाले अगर आइटम जो है वो अगर वो पावरफुल है, वो भी अपना एक प्रभाव रखते हैं उसको, तो उसको डिस्ट्रक्टर कहते हैं। जो डिस्ट्रक्टर है वो भी वीक होना चाहिए, मतलब वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, उससे गैस वर्क नहीं हो पाता। और वो कितना परसेंटेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक अलग विषय है, ठीक है, अध्ययन का, ठीक है। तो आइटम डिफिकल्टी और आइटम डिस्क्रिमिनेशन और आइटम डिस्ट्रक्टर, और मेन जो बात है आइटम डिफिकल्टी और डिस्क्रिमिनेशन की। आइटम डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन उसकी पावर होनी चाहिए। तो ये 2 बातों का अध्ययन आगे हम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले में, ठीक है। हाँ, तो इतना ही है नेक्स्ट में, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे डिफिकल्टी की और डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है। तो ये 3 बात है, कल फिर आइटम डिफिकल्टी डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे और थोड़ा सा देख लेंगे कैसे है क्या है। फिर नेक्स्ट वाला तो आपका यूनिट 3 थोड़ा स्केलिंग का है। डिस्ट्रक्शन को फिर अवॉइड करेंगे। हाँ हाँ,